जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस तरह मौर्य वंश की स्थापना करता है और नंद वंश के साम्राज्य को उखाड़ फेंकता है। यानी घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक होता है और उसके साम्राज्य को उखाड़ फेंकता है चाणक्य की मदद से। वो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन होता है? चाणक्य होता है। और चाणक्य की नीति से यानी चाणक्य अपने विचारों से प्रभावित करता है चंद्रगुप्त मौर्य को और नंद वंश के साम्राज्य को उखाड़ फेंकता है। जो घनानंद जो होता है वो बहुत ही प्रजा पर जुल्म करता है, तरह तरह से करों का बोझ लाद देता है। उस बोझ से दूर करने के लिए चाणक्य आता है, चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करता है। चंद्रगुप्त मौर्य 382 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व के बीच का इसका टाइम पीरियड होता है। उसके बाद आता है बिंदुसार के बाद अशोक आता है। बिंदुसार के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। इसमें पढ़ेंगे अशोक के बारे में। अशोक क्या था? अशोक का टाइम पीरियड 273 ईसा पूर्व से होता है। 273 ईसा पूर्व में अशोक का टाइम पीरियड होता है। तो अशोक के बारे में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ये क्या होता है? एक चक्रवर्ती राजा होता है। चंद्रगुप्त मौर्य जो अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाता है उसी टाइम ये भी उससे बड़ा साम्राज्य स्थापित करता है। कौन? अशोक सम्राट अशोक उससे बड़ा अपने साम्राज्य को स्थापित करता है। बात करें कि अशोक के बारे में, तो अशोक क्या करता है? 261 ईसा पूर्व में अशोक क्या करता है? कलिंग पर आक्रमण करता है, उसे जीत लेता है। कलिंग युद्ध में हुए व्यापक नरसंहार ने अशोक के हृदय को विचलित कर देता है और वो अपने विचारों को परिवर्तित करके बौद्ध धर्म को ज्वाइन कर लेता है। कलिंग युद्ध में हुए व्यापक नरसंहार ने अशोक को विचलित कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। अशोक प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से प्रजा को संबोधित किया। जिस प्रकार के इस समय के नेता मंत्री अपने क्या करते हैं? अपने पार्टी के एजेंडों को लोगों में फैलाते हैं, अपने विचारों को फैलाते हैं बैनर के माध्यम से, उसी प्रकार अशोक ने 261 ईसा पूर्व में यही काम किया और करने का तरीका थोड़ा अलग था। वो शिलालेखों के माध्यम से पत्थरों के बड़े बड़े चट्टानों पर अपने विचारों को खुदवा करके जनता को संबोधित किया करता था। बात ये 261 ईसा पूर्व की बात है। अच्छा, अशोक प्रथम शासक था जिन्होंने अभिलेखों के माध्यम से लोगों को सूचित किया। अच्छा, प्रथम अभिलेख पढ़ा कब गया कि उस समय तो जब उस लिपि को पढ़ने में कामयाबी कब मिली, तो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी और सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया। इस स्तंभ के शीर्ष पर सिंहासन इस स्तंभ को इसके स्तंभ यानी सारनाथ में जो अशोक का स्तंभ बना है उसके शीर्ष पर 4 सिंह आपको मिलेंगे। वही भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भी है। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने कराया था। इस स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की आकृति बनी है जो शक्ति का प्रतीक है। इस प्रकृति को भारत सरकार ने अपने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया है। ये स्तंभ मौर्य युगीन वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। यानी अगर मौर्यकालीन वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठतम उदाहरण देखना है तो सारनाथ के अशोक स्तंभ को देखिए। अभी भारत का जो नया संसद भवन बना है उसमें भी अशोक स्तंभ की प्रतिमा को उकेरी गई है। वहाँ पर भी उसका ये क्या है? प्रगति का निशान है, शक्ति का प्रतीक है। इसीलिए हमारे प्रतीक में भी अशोक स्तंभ अभी भी बरकरार है। अच्छा, तो अशोक क्या करता है? अशोक देखिए, अशोक बहुत चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सबसे ये क्या है? चक्रवर्ती राजा कहलाता है। इसीलिए इसे अशोक महान की संज्ञा दी गई है क्योंकि अशोक का साम्राज्य ईरान से लेकर के पूरे बांग्लादेश तक, म्यांमार तक इसकी सीमाएं जाती थी। अच्छा, अशोक की बात करें तो इसका टाइम पीरियड 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक क्या होता है? अशोक का टाइम पीरियड होता है। अशोक उस टाइम अपना शासन करता है। अशोक किसका लड़का है? तो बिंदुसार का लड़का अशोक है और बिंदुसार का
क्या है, अशोक बिंदुसार का लड़का है। इसके पिता का मतलब अशोक किसका पुत्र होता है, तो अशोक बिंदुसार का पुत्र होता है। और बिंदुसार किसका पुत्र होता है, चंद्रगुप्त मौर्य का, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र होता है। अच्छा, अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। अशोक की माता का नाम क्या था, सुभद्रांगी था। इसका प्रमाण कहाँ मिलता है, तो दिव्यदान के अनुसार, दिव्यदान के अनुसार जो दिव्यदान है उसमें इसका प्रमाण मिलता है कि अशोक सम्राट की माता का नाम क्या था, सुभद्रांगी था। अच्छा, पत्नी का नाम इसके, अशोक की पत्नी का नाम देवी था। जो सिंहली परंपरा के अनुसार यह अशोक की प्रथम पत्नी थी। इसी से महेंद्र तथा संघमित्रा का जन्म हुआ था। जानते हैं अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संघमित्रा को कहाँ भेज दिया था, अपने मतलब पुत्र और पुत्री को दोनों को कहाँ भेज दिया, महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेज दिया। इसीलिए देखो अशोक महान जैसे प्रतापी और चक्रवर्ती राजा का बौद्ध धर्म को सपोर्ट मिलता है। इस कारण बौद्ध धर्म क्या होता है, इंटरनेशनलाइज हो जाता है, यानी विदेशों में फैल जाता है। आज यही कारण कि जैन धर्म भारत में ही सिकुड़ के रह जाता है, लेकिन बौद्ध धर्म क्या होता है, इंटरनेशनलाइज हो जाता है। इसके पीछे अशोक जैसे चक्रवर्ती राजाओं का हाथ था उसके पीछे, क्योंकि लास्ट में कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में होता है। इस युद्ध में भयंकर नरसंहार को देख करके अशोक महान का हृदय परिवर्तित हो जाता है। वो बौद्ध धर्म ज्वाइन कर देता है, अपने अस्त्र शस्त्र को क्या करता है, त्यागता है और प्रजा को शिलालेखों के माध्यम से पत्थरों के बड़ी बड़ी चट्टानों पर खुदवा करके अपने क्या करता है, अपने अस्त्र शस्त्र त्यागने की बात सबको बताता है और मतलब अहिंसा ना करने की प्रेरणा देता है। तो ये था अशोक महान। इसके बारे में और कुछ रोचक तथ्यों को देखेंगे। जैसे अशोक महान, मान लीजिए अशोक महान के अभिलेख क्या है, अशोक महान के अभिलेख, अशोक के अभिलेख, ये अभिलेख कहाँ कहाँ मिले हैं और कितने प्रकार के मिले हैं। 14 विभिन्न अभिलेखों का एक समूह 8 स्थानों से प्राप्त अधिकांश प्राकृतिक एवं ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया। किस में लिखा गया, अधिकांश देखेंगे तो ये प्राकृत और ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है अशोक का जो अभिलेख मिले हैं। अच्छा, अभिलेख जो इस समय नेता क्या करते हैं, बैनर पोस्टर के माध्यम से अपने विचारों को लोगों में बताते हैं, और अशोक बड़ी बड़ी चट्टानों के ही अपना बैनर बना लिया और उसी के माध्यम से अपने विचारों को अपनी प्रजा में पहुंचाने का कार्य करता था। जैसे मान लीजिए गुहा, ये हो गया स्तंभ लेख, स्तंभों जैसे सारनाथ, इसका सबसे सूटेबल क्या है, इसका सबसे सूटेबल एग्जाम्पल है सारनाथ का स्तंभ। भाब्रू यानी बैराट स्तंभ में क्या लेख है, इसमें लेख मिलता है अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कहा था। अशोक ने स्वयं को क्या कहा था, मगध का सम्राट कहा था। अगर बात करें गुहा लेख, तो गुहा लेख के माध्यम से भी अशोक ने प्रजा को अपने विचारों से क्या कहा था, अपने विचारों मतलब लोगों में अपने विचारों को प्रचार करने के लिए गुहा लेख का भी इस्तेमाल किया था। अशोक का, अब देखिए अशोक की साम्राज्य की कहाँ तक इसकी चर्चा थी, तो ये देखेंगे मिस्र, जो मिस्र है, मिस्र में तूरमा या तूरमै टालमी दीती डिलाफेल्ट्रस के पास ये भी था फिडालेल्फ्स, और ये क्या था, पंचांग था, 5 के मतलब ये 5 मैत्रीपूर्ण संबंध वाले यमन राजा 13वां शिलालेख, यानी 5 राजाओं के जो विदेश के 5 राजा थे उनके प्रति इनका क्या था, मैत्रीपूर्ण संबंध था। ये कहाँ से मिलता है, 13वां अभिलेख से प्रमाण मिलता है। 13वां अभिलेख में प्रमाण मिलता है कि किस प्रकार मिस्र के राजा तुरयाम या तुरमै यानी टालमी दीती ने फिलाडेल्फस के वहाँ के राजा थे, उनसे भी इनका महत्वपूर्ण संबंध था सम्राट अशोक का। और बात करें कि अलीक सुंदर या अलेक्जेंडर यानी एम्पीरस का ये था, और इसके साथ भी अशोक महान के महत्वपूर्ण संबंध थे। सीरिया की राजा की बात करें तो सीरिया की उस समय का राजा हुआ करता था अतियोग तथा एंटियोकस तृतीय,
थियोस के साथ भी मैत्रीपूर्ण संबंध थे अशोक महान के। अच्छा, बात करें साइरिन की, तो साइरिन के राजा के साथ भी इसका मैत्रीपूर्ण संबंध था। मेसिडोनिया यानी मकदूनिया जानते हैं, ये सिकंदर से भी रिलेट करता है। और सिकंदर कहाँ आया था? भारत में झेलम नदी के तट पर पोरस के साथ भीषण युद्ध होता है, जिसमें पोरस की सेना हार जाती है, मगर बहादुरी के साथ अपने वीरता का परिचय देता है। सिकंदर इससे प्रभावित होकर के जीता हुआ राज पुनः पोरस को लौटा देता है। अच्छा, तो ये तो हो गया। और तो कीनिया एंटीगोनस गोनातस का इसके साथ भी क्या था? अशोक महान का मैत्रीपूर्ण संबंध था। अब बात कर लें, क्यों कर लें, ठीक, कलिंग युद्ध की बात करते हैं, जो अशोक महान का हृदय परिवर्तित कर रखा था यही युद्ध ने। इसमें लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी और लाखों लोग चोटिल हो गए थे, मतलब भयंकर नरसंहार हुआ था। कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में ये हुआ था। अशोक के राज्यकाल में पहली बड़ी घटना थी। विजेता इसमें कलिंग युद्ध में विजेता अशोक ही हुआ था। स्रोत 13वां अभिलेख में कलिंग युद्ध का जिक्र है, किस प्रकार अशोक महान का हृदय परिवर्तित हो गया। अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, मतलब 8 वर्ष बाद, अर्थात 261 ईसा पूर्व में ये घटना घटित हुई थी, कलिंग की महान घटना। इसके राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद ये भयंकर घटना होती है, इसका हृदय परिवर्तित हो जाता है। अच्छा, अगर अशोक के टाइम में उनके प्रांत और उनके राजधानियों की बात करें तो देखिए, प्रांत है, इनकी राजधानियाँ। अगर प्रांत की बात करें तो उत्तरापथ की राजधानी कहाँ है? तक्षशिला क्या था? उस समय दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र हुआ करता था तक्षशिला में जानेंगे कि अंबी कुमार और चंद्रगुप्त मौर्य वहीं पर क्या लिए थे? अपनी शिक्षा और ज्ञान का अर्जन किया था। क्योंकि चाणक्य ने क्या किया था? चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को बाल्यावस्था में ही व्यापारी के हाथों से खरीद करके चंद्रगुप्त मौर्य को तक्षशिला लेकर जाता है। वहाँ पर उसे तराशने की कोशिश करता है और तराश कर एक योद्धा में परिवर्तित कर देता है, और उस योद्धा को अखंड भारत के सपनों को पूरा करने में अहम रोल निभाता है वही अखंड योद्धा, और वही घनानंद के साम्राज्य को उखाड़ फेंकता है और मौर्य वंश की स्थापना करता है। अच्छा, अवंतीरकठ जो होता है वो उज्जैनी होता है, यानी उज्जैनी में कैसे? अवंतीरकठ जो होता है वो अवंती का शासक होता है, वो मतलब वो क्या होता है? उज्जैनी उसकी राजधानी होती है। अवंतीरकठम की उज्जैनी राजधानी होती है इसकी। अच्छा, अब बात करें दक्षिणापथ जो होता है, इसकी राजधानी कहाँ? दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी होती है। दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी होती है। और बात करें प्राच्य या पूर्वी प्रदेश की राजधानी पाटलिपुत्र होता है। और ये किसके टाइम पीरियड में, यानी अशोक महान के टाइम पीरियड की ये सब प्रांत हैं, उनकी राजधानियाँ हैं। अच्छा, अगर बात कर लें सौगौरा ताम्रपत्र अभिलेख की बात करें कि ये कहाँ पर है? ये तो हमारे गांव के करीब में है। ये गोरखपुर में देखेंगे कौड़ीराम है। कौड़ीराम से मान के चलिए 2 किलोमीटर दूर सौगौरा नामक स्थान है। वहीं पर क्या मिला था? अशोक महान के टाइम पीरियड में ताम्रपत्र अभिलेख मिला था। इसमें ताम्रपत्र मिला था, इस पर खुदे हुए जो लिपि थी वो लिपियाँ भी मिली थी। ये लिपियाँ भी मिली थी। अशोक कालीन प्राकृतिक भाषा में रचित ब्राह्मी लिपि मिली थी। यानी ताम्रपत्रों पर कौन सी मिली थी? ये ताम्रपत्रों से ये प्रमाणित होता था कि अशोक कालीन
अशोक कालीन जो है अशोक के टाइम की ताम्रपत्र हैं, उस पर जो लिपियां लिखी हैं वो प्राकृतिक भाषा में रचित हैं और ब्राह्मणी लिपि है, यानी क्या है, प्राकृतिक भाषा में रचित थी, यानी दोनों भाषा मिलती है, प्राकृतिक और ब्राह्मणी लिपि। और बात करें महास्थान अभिलेख यानी बोगरा, जो बोगरा है वो बंगाली शब्द नहीं लग रहा है, बोगरा, तो बोगरा कहाँ, बांग्लादेश में। उस समय भारत हुआ करता था, इंदिरा गांधी के टाइम में क्या हुआ था, पूर्वी पाकिस्तान को हमने बांग्लादेश का नाम दे दिया। तो ये भी क्या था, ये भी प्राकृतिक भाषा में और ब्राह्मणी लिपि दोनों में लिखी गई थी। अशोक महान के टाइम पीरियड में की बात कर रहा है। अच्छा, अब आते हैं न्याय व्यवस्था पाते हैं। न्याय व्यवस्था क्या थी, अगर न्यायालय की बात करें तो न्यायालय क्या था, धर्म अस्थाई, ये क्या था, ये दीवानी न्यायालय था। इस समय जानते हैं, इस समय भी वही रूल है, लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा मॉडिफिकेशन हो गया है, आधुनिकीकरण हो गया, उसमें कमियों में सुधार हो गया है। तो ये न्यायालय धर्म अस्थाई यानी दीवानी न्यायालय था। कंटक शोधन क्या था, ये कंटक शोधन फौजीदारी न्यायालय था। आज भी दीवानी न्यायालय और फौजीदारी न्यायालय कार्य करते थे, उस समय भी न्यायालय कार्य करते थे, लेकिन कार्य करने के तरीके अलग थे। अच्छा, गुप्तचर की बात करें तो गुप्तचर की दो संस्थाएं हुआ करती थी। सम्राट अशोक के टाइम में गुप्तचर की दो संस्थाएं हुआ करती थी। आप देखेंगे गुप्तचर की जो प्रथा है वो तो हमारे रामायण काल से ही प्रचलित है। किस तरह रावण ने राम की सेना की क्या करता है, गुप्तचर को भेज करके कुछ जानने की कोशिश करता है, कितनी सेनाएं थी, योद्धा कैसे हैं, और राम की गुप्तचर विभाग भी एक्टिव होती है। तो हमारे धर्म पुराणों से ही गुप्तचरों की बात की जा रही है। और आज देखेंगे वही प्रक्रिया हम लोग अपना रहे हैं, वही नियम को अपना रहे हैं, बस क्या है, काम करने के तरीकों में बदलाव आ गया। क्योंकि अभी राह देखेंगे, सीबीआई देखेंगे, ऐसे हमारे देश की भी खुफिया एजेंसी हैं, यानी गुप्तचर विभाग है जो हमारे देश को काम करता है। और क्या करता है, हमारे देश पर कोई बड़े खतरे आने से पहले उसे भांप लेना ही गुप्तचर विभाग का काम होता है। तो इसकी दो संस्थाएं उस समय थी। अशोक मौर्य के काल में पहली संस्था थी। इस संस्था का एक काम क्या था, एक ही स्थान पर रहने वाले, यानी एक ही स्थान पर रह के गुप्तचरी करते थे। लेकिन एक संचारा विभाग था अशोक महान की, एक बहुत यूपीएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, संचारा विभाग क्या था। तो ये गुप्तचर विभाग था, ये प्रत्येक स्थान पर भ्रमण करते थे और अपने राज्य अपने साम्राज्य पर आने वाले खतरों को पहले भांप लिया करते थे। तो ये अशोक के टाइम पीरियड में ये दो संस्थाएं थी गुप्तचर विभाग की। अब आते हैं मैगस्थनीज एक विदेशी क्या था, एक विदेशी है, ये भारत में आया था। तो इसने क्या क्या एक्सपेक्ट किए अपने, जो इन्होंने लिखा यहाँ भ्रमण करके, उसमें क्या क्या इन्होंने लिखा, अशोक के टाइम पीरियड में क्या क्या चीज़ें घटना हुई, किस तरह की प्रजा के प्रति राजा की सोच है, मैगस्थनीज ने लिखने की कोशिश किया। तो देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया पाटलिपुत्र नगर यानी नगर प्रशासन के बारे में इन्होंने बता रहा है कि पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 सदस्यों वाली 6 समितियों में विभाजित थी। यानी ये कह रहा था जो पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन है वो 30 सदस्यों वाली 6 समितियों में विभाजित थी। तो प्रत्येक समिति में यानी 5 में 5 के 30 तभी तो होगा, यानी क्या था, प्रत्येक समिति में 5 सदस्य थे तभी तो होगा, 5 सदस्य थे। अच्छा, तीसरी समिति की बात करें तो तीसरी समिति जनगणना का हिसाब करती थी। यानी जनगणना हमारा कहा जाता सबसे प्राचीन में कब से स्टार्ट होती है, 1881 से हो जाती है। तो अब लेकिन तो हमारा अशोका पीरियड से ही जनगणना का हिसाब होता रहा है। तीसरी समिति जनगणना का हिसाब करती थी। छठी शताब्दी समिति यानी छठी समिति क्या करती थी, विक्रय कर वसूलती थी। यानी व्यापार जो करते थे उसे विक्रय कर वसूलने का काम छठी समिति का काम था।
करों की चोरी पर मृत्यु दंड का प्रावधान था। यानी जो व्यापारी करों की चोरी करने की कोशिश करेगा उसे सीधे मृत्यु दंड दिया जाएगा। ये अशोका पीरियड की बात हो रही है। अच्छा, नगर के पदाधिकारियों का नाम एस्टिनोमोई था। ठीक, नगर के पदाधिकारियों का नाम, क्योंकि इसका देखो नाम में देखेंगे थोड़ा इंग्लिश शब्द आ रहे, क्योंकि ये ईरान से लेकर के और ये क्या था, पूरा बांग्लादेश इसके कब्जे में था और श्रीलंका तक भी इसके साम्राज्य की पुष्टि मिलती है, क्योंकि वहाँ भी इसके अभिलेख मिलते हैं। क्योंकि संघमित्रा को उन्होंने कहाँ भेज दिया था, और श्रीलंका में धर्म प्रचार के लिए भी उन्होंने पुत्र और पुत्री दोनों को भेज दिया था श्रीलंका में। इसी कारण बौद्ध धर्म इतना फला फूला विकसित हुआ। इसके पीछे अशोक जैसे महान और प्रतापी राजाओं का हाथ था। अब देखेंगे चाणक्य। चाणक्य क्या है? चाणक्य नीति को कौन नहीं जानता। चाणक्य। अब मेगास्थनीज की बात कर लें। भारतीय समाज के बारे में उन्होंने क्या लिखा, तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज के बारे में ये कुछ बताने, अपने लाइनों में कुछ बताने की कोशिश करी थी। आइए देखते हैं क्या बताया उन्होंने। मेगास्थनीज ने बताया 7 श्रेणियों में, भारतीय समाज को इन्होंने कितने श्रेणियों में विभाजित कर दिया? 7 श्रेणियों में विभाजित किया। 7 श्रेणियों में विभाजित किया। पहले क्या बताया 7 श्रेणियों में? दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर और योद्धा और निरीक्षक और क्या था? मंत्री। यानी 7 भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित करने की कोशिश करी मेगास्थनीज ने। अच्छा, 10 प्रथा यानी दास प्रथा का प्रचलन का भाव था। यानी दास प्रथा का कोई ठोस एविडेंस अभी तक हमारे इतिहासकारों को नहीं मिला। कोई अशोका पीरियड का पुरातात्विक साक्ष्य इस बात को प्रमाणित नहीं कर पाया कि उस समय दास प्रथा प्रचलन में थी। इसलिए इतिहासकार मानते हैं कि अशोका पीरियड में दास प्रथा के प्रचलन का अभाव था। अभाव का मतलब ये नहीं बिल्कुल नहीं था, लेकिन प्रमाण नहीं मिलता। अच्छा, अब देखेंगे दास प्रथा तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में भी इसका प्रमाण मिलता है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य को क्या करता है, व्यापारी के हाथों अपने मामा को छुड़वाने के लिए वो क्या करता है, बिक जाता है। तो उसके पहले तो दास प्रथा की प्रमाण मिलता है, लेकिन अशोका पीरियड में दास प्रथा का प्रमाण का अभाव यानी प्रमाण नहीं मिलता। इससे पहले मिला, लेकिन अशोका पीरियड में इसका प्रमाण नहीं मिलता। कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और न ही उसमें विभिन्न पेशा अपना सकता था। देखिए अशोका पीरियड का सबसे एविडेंस मिला, सबसे ठोस एविडेंस मिला है और इसके बारे में जानकारी मिली उस एविडेंस से कि कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और न ही अपने भिन्न पेशा अपना सकता था। यानी जो पेशा है उससे अलग पेशा नहीं अपना सकता। एक तरह तो ये बोझ थी, ये प्रजा के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर वो मान लीजिए मोची है, जूते सिलने का काम करता है, तो वो अलग मतलब अलग नहीं छत्री नहीं बन सकता। अगर छत्री है तो मोची नहीं बन सकता। यानी पेशा चेंज करने का अधिकार नहीं था अशोका पीरियड में। अच्छा, महत्वपूर्ण तिथियों की बात कर लेते हैं। ये तो हो गया। अब आइए चाणक्य के बारे में बात करते हैं। चाणक्य भी क्या करता है, चंद्रगुप्त मौर्य को यही तो लाता है। चाणक्य क्या होता है? चाणक्य मतलब ऋषि चाणक्य ने अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा। यानी ऋषि चाणक्य के पुत्र का नाम चाणक्य था। इसी को कौटिल्य यानी चाणक्य को ही कौटिल्य विष्णुगुप्त यानी इस नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, चाणक्य पुराणों में द्विज यानी श्रेष्ठ ब्राह्मण की संज्ञा दी गई है। और चाणक्य को क्या पुराणों में द्विज यानी श्रेष्ठतम ब्राह्मण की संज्ञा दी गई है। अर्थशास्त्र की बात करें
तो शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य यानी चाणक्य द्वारा ही लिखी गई है। तो इसमें क्या है, शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है, यानी दुनिया की कह सकते हैं, दुनिया की सबसे पहली पॉलिटिकल बुक यानी अर्थशास्त्र में बुक, यानी किस तरह शासन के सिद्धांत होंगे, राजा का प्रजा पर किस तरह से वर्चस्व होगा, राजा को प्रजा के हित में रख करके किस तरह कार्य करने होंगे, ये कौटिल्य ने तो बहुत पहले ही बता दिया था। और कौटिल्य यानी चाणक्य ने बहुत पहले ही बता दिया था कि कोई भी पड़ोसी के साथ अच्छे संबंध नहीं हो सकते। यानी उन्होंने बता दिया था कि बहुत पहले ही कि जो भी भारत पर आक्रमण होंगे खैबर पास से ही होंगे, और जितने भी मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में आए वो सारे खैबर पास से होते हुए आए। अगर समय रहते हुए चाणक्य की बातों पर ध्यान दिया गया होता तो आज मुस्लिम जो आक्रमणकारी हो भारत में नहीं आते, क्योंकि जो खैबर पास था उसी को हम क्या करते, ब्लॉक कर देते, सुरक्षा व्यवस्था उसको लगा देते तो नहीं आ पाते। लेकिन चाणक्य की बातों को इग्नोर किया गया, और आज भी देख रहे हैं इग्नोर किया जाता है, क्योंकि चाणक्य की जो बातें हैं वो आज वो तब चाणक्य कितना पहले लिखा और आज तक उसी बातें सही होती जा रही हैं। अच्छा, राज्य के सप्तांग सिद्धांत की व्याख्या, राज्य के सप्तांग सिद्धांत की व्याख्या भी अर्थशास्त्र में कौटिल्य जी करते हैं, यानी चाणक्य करते हैं। तो सप्तांग क्या था इसके बारे में देख लेते हैं। सप्तांग क्या है, ये क्या, राजा के बारे में लिखा गया है। फिर अमात्य यानी राजा के जो सहायक होंगे अमात्य, उनके बारे में बताया गया है किस प्रकार के होने चाहिए। फिर जनपद के बारे में बताया गया है, जनपद के बारे में बताने की कोशिश की गई है। और फिर दुर्ग के बारे में, दुर्ग क्या होगा, दुर्ग जानते हैं कि एक ऐसा दुर्ग होता है जो राजा को एक किला बंद होता है, किला बनाया जाता है और राजा के महल को चारों तरफ, ताकि कोई इतना आसानी से अंदर प्रवेश ना कर सके। कोष भी होता है, कोष माने राजा का कोष होगा, राज्य का कोष होगा, राज्य के कोष को बढ़ाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। दूसरे राजा पर क्या आक्रमण किया जाता था, धन को इसी कोष में किया जाता था, इकट्ठा किया जाता था। फिर दंड प्रक्रिया क्या होगी, चाणक्य ने अर्थशास्त्र में बता रखा है, यही सप्तांग यानी क्या, सप्तांग कहलाता था। फिर मित्र भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उन्होंने मित्र बताया था कि मित्र ऐसा होना चाहिए जो हर दृष्टि से मजबूत होना चाहिए, तभी मित्र का आपको अच्छे किसी राज्य को फतह करने में हेल्प मिल सकता है। क्योंकि अम्बी कुमार से मित्रता करने का चंद्रगुप्त मौर्य को आइडिया इन्होंने दिया कि वो मित्र हैं, भले ही आपसे बचपन में क्या है जो भी लपटे हुए, लेकिन इस समय आपकी आवश्यकता है, उसी के साथ मित्रता करना आपके लिए फायदेमंद होगा। तो ये चाणक्य नीति बहुत ही स्ट्रांग रही है, इतिहास से भी गवाह है कि चाणक्य नीति अभी तक स्ट्रांग जाती रही है, और जो चाणक्य नीति चलता है अभी कोई फ्लॉप हुआ ही नहीं है चाणक्य का। अच्छा, अब बात करते हैं, ये अति महत्वपूर्ण पे नहीं आएंगे अभी नहीं, देख लेते हैं। अब आइए, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं अशोका पीरियड से, उसको देखने की हम लोग कोशिश करेंगे। देखिए, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करें तो सर्वप्रथम अशोक महान का जो शिलालेख है वो पढ़ने में कामयाबी किसने हासिल किया, जेम्स प्रिंसेप ने। कब, 1837 ईसा पूर्व में। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ने वाले सर्वप्रथम विद्वान यही थे, जेम्स प्रिंसेप। अच्छा, उस समय जानते हैं इंडिया में कौन था, मुस्लिम सब अपना कॉलोनी बना रखे थे, इंग्लैंड ब्रिटिशों का अधिकार था और वही सब खोज कर रहे थे, पूरा कंट्रोल ले लिए थे। हम लिखेंगे खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि क्या थी, दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है, और ब्राह्मणी लिपि क्या लिखी जाएगी, वो बाएं से दाएं लिखी जाएगी।
बाएं से दाएं लिखी जाएगी ब्राह्मणी लिपि, लेकिन खरोष्टी लिपि कहाँ लिखी जाएगी? खरोष्टी लिपि जो होगा दाएं से बाएं लिखी जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं अनुराधापुर। अनुराधापुर है कहाँ? कभी कोई पूछेगा अनुराधापुर कहाँ है तो लिखना श्रीलंका में। श्रीलंका में क्या है? अनुराधापुर है। यहीं पर प्राक प्राक अशोक ब्राह्मणी लिपि का साक्ष्य मिला है, यानी प्राक यानी अशोक के ब्राह्मणी लिपि का साक्ष्य कहाँ मिला है? श्रीलंका के अनुराधापुर में। जानते हैं श्रीलंका में पुत्र और पुत्री दोनों को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेज दिया था, और श्रीलंका में भेजा था, और बहुत सारे शिलालेख भी क्या मिलते हैं? श्रीलंका में मिलते हैं। तो इसीलिए उसे ब्राह्मणी लिपि के साक्ष्य भी मिले हैं। अच्छा, अशोक का नाम कई नाम मिलता है जी। मस्की, एक शिलालेख में मस्की मिलता है, गुर्जरा मिलता है, नेतूर मिलता है, उडेगोलम भी मिलता है, के लेखों में मिलता है। मस्की, गुर्जरा, नेतूर एवं उडेगोलम के लेखों में मिलता है। अशोक के कई नाम मिलते हैं। इंडिका मेगास्थनीज द्वारा लिखी जाएगी। उसमें भारतीय समाज के बारे में, नगर व्यवस्था के बारे में बताने की कोशिश करेगा। यानी मेगास्थनीज क्या करेगा? यानी ये सिकंदर के समय में जो सेल्यूकस निकेटर राजदूत बन के क्या आता है? भारत में आता है। अब उसके बाद जब सिकंदर यहाँ चला जाता है तो ये राजा बन जाता है। तो मेगास्थनीज क्या करता है? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत आता है, जो अशोक मौर्य के शासनकाल में आता है, और ये क्या करता है? पूरा मतलब भ्रमण करता है, भ्रमण करके देखता है कि अशोका पीरियड में भारतीय प्रजा कैसी है, भारतीय राजतंत्र कैसा है, नगर व्यवस्था कैसी है, भारतीय समाज में राजा के प्रति सोच क्या है, ये क्या करता है? इंडिका में लिखने की कोशिश करता है। और इंडिका ही ठोस एविडेंस है चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक मौर्य वंश के बारे में जानने के लिए इंडिका बहुत ही अहम भूमिका निभाती है, जो मेगास्थनीज का। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही राजदूत बन के आता है और मौर्य वंश के बारे में लिखने की कोशिश करता है। ये क्या था? ये मेगास्थनीज है, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बताया जाता है। तक्षशिला मौर्य काल में शिक्षा का सर्वप्रसिद्ध केंद्र हुआ करता था, जहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य को बाल्यावस्था में चाणक्य जैसे मुनियों का साथ मिल जाता है, और चाणक्य ने उसे तराशने की कोशिश करता है, और तराश कर एक महान योद्धा में परिवर्तित कर देता है। और घनानंद के साम्राज्य को उखाड़ फेंकने में चाणक्य का अहम रोल होता है। अगर घनानंद चाणक्य की बेइज्जती नहीं किया होता तो घनानंद साम्राज्य शायद और कुछ सालों तक चलता। अच्छा, अब आते हैं मौर्य काल के प्रमुख व्यक्ति और उनके अन्य नाम। यानी मौर्य काल के प्रमुख व्यक्ति और उनके अन्य नाम क्या क्या हैं, इनके बारे में बात करेंगे। चाणक्य को जानते हैं, चाणक्य को ही विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है, और चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसकी भी अखंड भारत के सपने को पूरा किया था। ईरान से लेकर पूरा बांग्लादेश इसके यहाँ था, इसके पूरे कंट्रोल में था। अच्छा, अशोक का भी नाम देखो, अशोक का प्रियदर्शनी अशोक भी था, प्रियदर्शनी भी था। अध्यक्ष चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सबसे प्रतापी और सबसे विकराल साम्राज्य रखने वाला विशाल सम्राट अशोक महान था। यानी चंद्रगुप्त मौर्य से भी इसका साम्राज्य की सीमाएं विस्तृत थी, मगध साम्राज्य में मिलाया था। यही अखंड भारत की बात करते हैं तो अशोका पीरियड की बात करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य पीरियड की बात करते हैं, जो अंग्रेजों ने आकर के हमारे देश में सीमाएं डिक्लेयर कर दिया। उससे पहले की सीमाएं डिक्लेयर करें तो ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से पूरे भारत के पार्ट आएंगे, भारत का ही हिस्सा आएंगे। अंग्रेजों ने आकर पूरा गड़बड़ कर दिया, भारत को डिवाइड कर दिया उन्होंने। अच्छा, अब आएंगे बिंदुसार की बात करेंगे। बिंदुसार की बात करेंगे, एक इसको मित्रघात कहा जाता है, यानी शत्रुओं को मतलब शत्रुओं को नाश करने वाला अमित्रघात था ये।
बिंदुसार। बिंदुसार क्या होता है? बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का होता है, फिर बिंदुसार का लड़का अशोक होता है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, फिर अशोक। यानी अशोक जो होता है चंद्रगुप्त मौर्य का नाती होता है ना, नाती कहलाएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं हम, ये तो पढ़ लिया। अब आते हैं अन्य संबंधित तथ्य पे आ जाते हैं, इसको जूम भी कर लेता हूँ। अन्य संबंधी तथ्य यानी अन्य तथ्यों की बात कर लें कि महत्वपूर्ण क्या है। अच्छा, अर्थशास्त्र जो होगा इसमें क्या क्या लिखा गया है चाणक्य द्वारा? तो पति द्वारा परित्याग, यानी पति द्वारा परित्याग पत्नी, यानी पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति थी। हैं, ये क्या था? पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति थी। यानी पति अगर क्या है पत्नी को छोड़ दे तो पत्नी दूसरी शादी कर सकती थी, ये अर्थशास्त्र में लिखा गया है। अच्छा, बहुत समय तक यानी लंबे समय तक पति के विदेश में रहने या उसके शरीर में दोष होने पर पत्नी उसका त्याग कर सकती है। ये जो अभी हो रहा है ना 3 तलाक की बातें हो रही थी, मतलब ये तो मुस्लिमों के लिए हो रही है, लेकिन तो बहुत पहले ही चाणक्य ने बता दिया था। अगर पति बहुत समय तक विदेश में रहता है, उसके शरीर में कोई दोष पाई जाती है, पत्नी उसे नाखुश है तो दूसरी शादी कर सकती है, तो पत्नी उसका त्याग कर सकती है, त्याग करके दूसरी शादी भी कर सकती है। ये अर्थशास्त्र में बहुत पहले ही चाणक्य ने लिख दिया था ये बात। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा व्रात्य क्षत्रिय कहकर प्रवेश दिया गया है। यानी विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा व्रात्य क्षत्रिय कहकर विशेष मतलब क्षत्रिय कहकर प्रवेश दिया गया है। विदेशियों के भी अधिकार की बात की गई है अर्थशास्त्र में। अच्छा, इसमें क्या आएंगे? सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ की बात होगी यहाँ पर। अच्छा, सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ की बात होगी तो ये देखिए सारनाथ है, सारनाथ में से अशोक स्तंभ, इस स्तंभ के शीर्ष भाग को सिंह चतुर्मुख कहा जाता है। सिंह चतुर्मुख क्योंकि उसमें 4 शेर हैं। 4 शेर, एक शेर दूसरे शेर के पीठ लगा करके एकदम टाइट मांसपेशियों में बिखरे हुए केस को मतलब क्या है, मतलब उसको संकेत किया गया है, और मतलब बिना डरे एकदम जोश में अपने मतलब शक्ति का प्रतीक है वो चारों शेर। इसीलिए नए संसद भवन में भी ये लगाया गया है, अशोक स्तंभ की वही प्रति लगाई गई है, यहाँ पर बनाने की कोशिश की गई है। अच्छा, इसका सारनाथ में देखेंगे तो इसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। यानी सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? सम्राट अशोक ने कराया था। और आज भी हमारे देश के शक्ति का प्रतीक है, राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में आज भी हम अशोक स्तंभ को बहुत लाड प्यार और बहुत सम्मान तरीके से देखते हैं। ये हमारे गौरव की बात है, जो 261 ईसा पूर्व से लेकर के आज तक हमारे शक्ति का प्रतीक बना हुआ है। अच्छा, क्योंकि अखंड भारत के सपनों को उन्होंने पूरा किया था। अब देखेंगे सारनाथ अशोक स्तंभ जो था, इस प्रकृति को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में स्वीकार किया है। क्यों न करे, क्योंकि उतना पहले से हम गौरव से कह सकते हैं, सिर उठा के कह सकते हैं कि हमारा ऐसा एक प्रतापी राजा था जो कहा था अखंड भारत के सपनों को पूरा करता है, और ईरान से लेकर बांग्लादेश तक उसका वर्चस्व था। श्रीलंका में भी था, क्योंकि शिलालेख वहाँ भी मिलता है, वहाँ भी राजाओं के साथ मित्रतापूर्वक संबंध रहे होंगे अशोक के। स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की आकृति शक्ति का प्रतीक है। यानी आकृति जो है शक्ति का प्रतीक है, जो सिंह की आकृति शक्ति का प्रतीक है। सिंह की दहाड़ है, ये सिंह की दहाड़ है, सिंह की दहाड़ है।
अब आते हैं मौर्योत्तर काल। मौर्य काल के बारे में देखा, मौर्योत्तर काल यानी मौर्योत्तर काल। अब क्या होगा, कई लोग कन्फ्यूजन होते हैं, मौर्य काल हो गया तो मौर्योत्तर क्या होता है। मौर्योत्तर नहीं, मौर्य काल, मौर्योत्तर, मौर्य उत्तर रहा यानी मौर्य काल क्या होगा, मौर्य काल के बाद कौन काल आएगा, तो वो जो संक्रमण काल है वही मौर्योत्तर काल है। यानी मौर्य काल धीरे धीरे हांस हो रहा है, तो मतलब मौर्य काल के बाद कौन काल आएगा वही ये बता रहे हैं, मौर्योत्तर काल। तो मौर्योत्तर काल से क्या है, मतलब परीक्षा उपयोगी दृष्टि, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा में डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना रहती है, तो यही बात करेगा। यौधेयों के सिक्कों पर अंकन मिलता है, कार्तिकेय का मिलता है। अच्छा, उत्तर पश्चिमी भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन करवाया था हिंद यवन राजाओं ने उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्कों यानी सोने का सिक्का किसने चलाया था, तो हिंद यवन राजाओं ने चलाया था, सोने का सिक्का चलवाया था। अब बात करते हैं बाल विवाह प्रथा की आरंभ कब होती है, तो बाल विवाह प्रथा की आरंभ हुई थी कुषाण काल में हुई थी। बाल विवाह प्रथा का शुरुआत प्रथम सदी यानी प्रथम ईस्वी जो था उसी में हुआ था। मतलब ये प्रथम ईस्वी, प्रथम सदी यानी प्रथम ईस्वी में बाल विवाह का जिक्र हुआ था कुषाण काल में। अब आते हैं शीशे के सिक्के जारी किए थे, यह शीशे के सिक्के, वाह क्या कमाल है। स्ट्रैटोदिती ने अब स्ट्रैटोदिती इंग्लिश वाला नाम हो रहा था, ठीक है, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि ईरान से लेकर यहाँ तक तो फैला था, तो इसमें क्या था, यहाँ से वहाँ तक फैला था, तो साम्राज्य की बात करी गई थी। और क्या था, संकर्षण व वासुदेव अंकित है, यानी संकर्षण व वासुदेव अंकित है, किस पर अंकित है, तो ये अंकित है अगाथोक्लीज सिक्कों पर वासुदेव अंकित हैं, यानी संकर्षण और वासुदेव अंकित हैं किस सिक्कों पर, अगाथोक्लीज सिक्कों पर। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था। अभी देखेंगे यार, जो बामियान की अशोक की मूर्ति थी बामियान में ना, अफगानिस्तान में, तो क्या था, वो तालिबानी क्या थे, बम से विस्फोट करके उस मूर्तियों को, गौतम बुद्ध की मूर्तियों को उड़ा दिए थे सब। लेकिन जब तालिबान फिर सत्ता में आया तो बामियान की मूर्तियों को फिर क्या किए, वापस से उसको सुधारने की बनवा करके उसको मतलब अच्छे से किया गया। क्योंकि दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम बौद्ध की भी क्या करते हैं, बौद्ध की भी हम ये मतलब सम्मान करते हैं, बौद्ध धर्म का ही सम्मान करते हैं। जिस समय एक वक्त था जो तालिबान ने बम लगाकर बामियान की मूर्तियों को क्या किया था, बम से उड़ा दिया था। आज यही समय आ गया कि जब तालिबान सत्ता में आया तो उन्होंने उसी मूर्तियों को क्या किया, फिर से संरक्षित करने की बात कर रहा है। क्योंकि वो सोच रहा थे चाइना से कुछ लोन मिल जाएगा, भारत हमसे खुशी रहेगा, तो इस कारण वो अभी क्या कर रहा है, गौतम बुद्ध की मूर्तियों को फिर से संरक्षित कर रहा है, जो क्षति पहुँचाए अपने ही बनवा रहे हैं। अच्छा, बामियान की बात करें, बामियान क्यों इम्पोर्टेंट है, तो देखिए ये हमारे ये प्राचीन काल से ही ऐसे होता आ रहा है। क्योंकि जब व्यापारी मार्ग था, शुल्क रूट मार्ग था, यहाँ से होकर भी गुजरता था, तो जो व्यापारी आते थे ईरान से होकर आते थे, तो ईरान से मतलब जाते थे, वहाँ पर आते थे जाते थे, तो वहाँ से व्यापार होता था। तो उन लोगों को खुश करने के लिए कुछ जातियाँ थी जो इनको मतलब व्यापारियों को खुश करने के लिए क्या करती थी, ये मूर्ति भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई थी, बामियान मूर्तियाँ, ताकि वो दिखाने की कोशिश करते थे कि मतलब व्यापारियों के मन को खुश होता था कि हाँ हमारे मतलब बौद्ध धर्म को भी ये लोग क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं, हमारे देवता को मान रहे थे, इसमें बामियान मूर्तियाँ बनाने की कोशिश करी गई थी। अच्छा, बामियान प्रसिद्ध, अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था बौद्ध प्रतिमा के लिए, अशोका पीरियड से ही बामियान प्रसिद्ध था। देखिए ये बहुत प्राचीन थी, यानी दुनिया की बहुत ही प्राचीनतम मूर्ति थी बामियान प्रसिद्ध मूर्ति, जो पत्थरों को काट के बनाई गई थी।
पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन में ले लिया। भाई इससे अखंड भारत को एकत्र करने वाला अब चंद्रगुप्त मौर्य भी नहीं रहे, अशोक भी नहीं रहे, तो कुछ अराजक तत्व भी हिलोरे मारेगी भारत में। वो कौन था? तो वो था डेरियस प्रथम था, जो 522 से 486 ईसा पूर्व के आसपास बताया जाता है कि इन्होंने क्या किया था। ईसा पूर्व में भारत में प्रथम आक्रमण किया था, भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था 522 से 586 ईसा पूर्व में। अच्छा, अब आते हैं, ये तो देखिए अब हमने क्या कर लिया, अशोक का पीरियड को भी ख़त्म कर लिया हम लोगों ने। अब अशोका पीरियड के बारे में थोड़ा और बात करें। अशोका पीरियड के बारे में देखिए, इनका 273 से लेकर 232 ईसा पूर्व तक अशोक का टाइम पीरियड रहेगा। अशोका में देखिए स्तंभ जो बताए जाते हैं, इसमें 14 स्तंभ, बृहद स्तंभ की बात करें तो 14 स्तंभ, यानी 14 स्तंभ की बात करी गई है। अच्छा, कलिंग लड़ाई का उल्लेख किसमें है? तो 13वें भी कलिंग लड़ाई का उल्लेख है, कलिंग लड़ाई का वर्णन 13वें अभिलेख में है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।